हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखते हैं संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। जो हमारा संविधान है, जो भारत देश का संविधान है, इसकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं, इसकी कुछ खास बातें हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो हम लोग शुरू करते हैं इस लेक्चर को। यह हमारा दूसरा लेक्चर है, ठीक है। तो हम जैसे देखते हैं कि जो हमारी संविधान है, इसकी विशेषताएं क्या सब है। जो कोई भी संविधान होता है किसी भी देश का, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो हमारे संविधान की विशेषता क्या है, भारत देश के संविधान की क्या विशेषता है। तो सबसे पहली विशेषता जो इसकी है वह है कि सबसे लंबा संविधान है, लिखित संविधान है। यह जो भारत का संविधान है, यह सबसे लंबा है और लिखित संविधान है। अगर हम पूरी दुनिया में देखते हैं लिखित संविधान के बारे में, तो सबसे पहले जो लिखित संविधान पूरी दुनिया में आया वह था अमेरिका का संविधान। जब संयुक्त राज्य अमेरिका बना था, उस समय अमेरिका की संविधान लिखी गई थी और वही दुनिया में सबसे पहला संविधान है जो लिखा हुआ है। तो हमारे भारत देश का भी संविधान लिखा हुआ है। जब 1949 में हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय इसमें एक प्रस्तावना थी। 395 अनुच्छेद थे, जो कि टोटल 22 भाग में विभाजित था और 8 अनुसूची थी। तो प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, जो कि 22 भाग में विभाजित था और 8 अनुसूची थी। लेकिन अगर हम आज बात करते हैं 2024 में, या 2025 हम कह लें, 2024 के हैं या 2025 में अगर हम बात करते हैं, तो इसमें एक प्रस्तावना है। 395 की जगह 448 अनुच्छेद हो चुके हैं और 25 भागों में अब यह विभाजित है। पहले कितने भाग थे? 22 भाग। लेकिन अभी कितने भाग हैं? 25 भाग हैं और 8 के जगह 12 अनुसूचियां हैं। आगे चल के संविधान में कई सारे संशोधन हुए और इन संशोधनों के बाद जो अनुसूचियों की संख्या हुई वह 8 से बढ़कर 12 हो गई। तो टोटल 4 अनुसूचियां बढ़ गई, ठीक है। अब हम अगर यह देखते हैं कि जो संविधान, ये तो हमारा लिखित संविधान हो गया, जैसे भारत का हो गया, अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन दुनिया में अलिखित संविधान भी है, मतलब मौखिक संविधान लिखी हुई नहीं है। तो वह उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है ब्रिटिश संविधान। जो ब्रिटेन का संविधान है वो लिखा हुआ नहीं है, और लिखा हुआ नहीं होने के कारण ब्रिटेन में क्या है कि संसद जो है, वहाँ की ब्रिटेन की जो संसद है वह सर्वोच्च है। मतलब वहाँ पे यह कहा जाता है कि संसद के ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है। संसद अगर चाह ले तो वो कोई भी कानून बना सकती है, किसी भी कानून को समाप्त कर सकती है, और संसद के ऊपर एक तरह से वहाँ किसी का कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो अलिखित संविधान में ब्रिटिश संविधान आता है, और संविधान चूंकि वहाँ का लिखा हुआ नहीं है, इसलिए वहाँ पर संसद सर्वोच्च हो जाता है। जबकि भारत में ऐसा कंडीशन नहीं है, क्योंकि भारत में संविधान लिखी हुई है, और लिखी हुई संविधान होने के कारण संसद की शक्ति भी सीमित हो जाती है। आगे देखते हैं। अगला है हमारा, जो हमारी संविधान है इसके विभिन्न स्रोत हैं, कई सारे स्रोत हैं। कई सारे स्रोत हैं मतलब हम क्या समझते हैं इससे। तो जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था तो इसके लिए दुनिया के बहुत सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़ा गया। यह देखा गया कि उसमें क्या ऐसी अच्छी बातें हैं जो हम अपने संविधान में शामिल कर सकते हैं, और दुनिया भर के संविधान से जो उसकी अच्छी चीज़ें थी, जो भी उसकी अच्छी चीज़ें थी, उसे हमारे संविधान में लिया गया। लेकिन आज भी हमारे संविधान पे जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट है, जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है, वो 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम का है। ब्रिटिश शासन के दौरान, जब ब्रिटिश सरकार का शासन था यहाँ पर, तो ब्रिटिश शासन के दौरान ही 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया था, और उस भारत सरकार अधिनियम का हमारे संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव है। लेकिन 1935 के अधिनियम के अलावा दुनिया के कई सारे देश से अलग अलग जो अच्छी चीज़ें थी वह हमारे संविधान में शामिल की गई, और इसको हम आगे देखेंगे कि किस देश से क्या सब लिया गया था। अब जैसे हमारा है कि संविधान, जो पूरा का पूरा संविधान है, उसको कई भागों में हम देख सकते हैं। वैसे तो हम पहले भी देख चुके हैं कि संविधान में टोटल 22 भाग थे, जो अब 25 भाग हैं। लेकिन उस 25 भाग को अगर हम यह देखना चाहें कि किस भाग को किस कैटेगरी में रख सकते हैं, तो उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि एक तो संरचनात्मक भाग, जो संविधान की ओवरऑल संरचना थी वह किससे प्रभावित हुआ, किस तरह से बना। दूसरा हम कह सकते हैं जो उसका दार्शनिक भाग था, वह किस, उसमें क्या है और उस पर किसका प्रभाव है। तीसरा जैसे राजनीतिक भाग है, जो कि देश की शासन व्यवस्था, राजनीति से संबंधित जो अध्याय हैं उस पर किसका प्रभाव रहा, और बाकी अन्य प्रावधान को भी हम देखेंगे।
तो अगर हम देखते हैं कि संरचनात्मक भाग, जो संविधान का पूरा संरचना है, स्ट्रक्चर है, जो संविधान का पूरा संरचना है, स्ट्रक्चर है, उस पर भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव है। मतलब जो संविधान का स्ट्रक्चरल पार्ट है, संरचनात्मक भाग है, वह भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया, 1935 से प्रभावित है। लेकिन जो दार्शनिक भाग है, दार्शनिक भाग में संविधान का मौलिक अधिकार आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। तो आप यह ध्यान रखिएगा कि जो संविधान में अगर यह कहता है कि दार्शनिक भाग संविधान का किसको कहा जाता है, तो इसमें आ जाएगा हमारा पहला मौलिक अधिकार और दूसरा आ जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब यह दोनों कहाँ से लिया गया? तो जो मौलिक अधिकार है, जो संविधान में मौलिक अधिकार जनता को दी गई है, वह लिया गया है अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। और जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, यह लिया गया आयरलैंड के संविधान से, मतलब आयरिश संविधान से। इसको हम यह भी कहते हैं आयरलैंड। तो संविधान का दार्शनिक भाग मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को दार्शनिक भाग कहते हैं, जिसमें से मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसी तरह हम देखते हैं राजनीतिक भाग। तो राजनीतिक भाग में जैसे आता है कैबिनेट सरकार का गठन, जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं और उसकी कैबिनेट होती है, या राज्यों में हम कहें तो मुख्यमंत्री होते हैं और उनकी कैबिनेट होती है। तो कैबिनेट सरकार का जो सिद्धांत है, ये जो इस तरह का सरकार है जिसमें प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया होते हैं, उनकी मंत्रिपरिषद होती है, यह और कार्यपालिका और विधायिका के बीच जो संबंध है कि कार्यपालिका में कौन होंगे, विधायिका में कौन होंगे, और दोनों के बीच संबंध किस प्रकार का होगा, कार्यपालिका का कार्य क्या होगा, विधायिका का क्या कार्य होगा, इसे हम राजनीतिक भाग के अंदर रखते हैं। और यह जो राजनीतिक भाग है, यह ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। जो ब्रिटेन इंग्लैंड का संविधान है, उस संविधान से इसको लिया गया है। इसी तरह बहुत सारे अलग अलग और भी प्रावधान हैं, जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, जो अब रूस है, यूएसएसआर ही अभी क्या है, रूस है, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान, इन सारे कंट्री से भी कई सारे प्रावधान लिए गए हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और ख़ास करके जो मौलिक अधिकार की बात है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात है, यह किस संविधान से ली गई है, अमेरिका और आयरलैंड, और यह किस भाग के अंदर इसको रखते हैं, तो इसको दार्शनिक भाग के अंदर रखते हैं। तो इसको खास करके ध्यान रखिएगा, काफ़ी सारे एग्जाम में यह पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। अब हमने पहले ही कहा था कि जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम है, संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव इसी का है और संविधान की संरचनात्मक भाग 1935 के अधिनियम से ही प्रभावित है। तो जब हम अभी के संविधान को देखते हैं और 1935 के भारत सरकार अधिनियम के प्रावधान को देखते हैं, तो हम यह पाते हैं कि आज भी संविधान के आधे से अधिक प्रावधान, मतलब 50% से ज़्यादा प्रावधान ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो शब्दशः ले लिए गए हैं या उससे काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो संविधान के लगभग आधे से अधिक प्रावधान 1935 अधिनियम से या तो सीधे सीधे लिए गए हैं या उससे मिलते जुलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि एक तीसरा है हमारे संविधान की विशेषता में कि कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। इससे हम क्या समझते हैं? तो कठोरता और लचीलेपन के मिश्रण से यह हम समझते हैं कि संविधान को किस तरह से संशोधित किया जा सकता है, संविधान में किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, उसको बदलाव कर सकते हैं। इसके आधार पर हम किसी भी संविधान को कठोर या लचीला संविधान कहते हैं। तो अगर किसी संविधान को कठोर संविधान कहा जा रहा है तो इसका सीधा मतलब यह है कि उसमें संशोधन करना आसान नहीं होगा, संविधान का संशोधन करना आसान नहीं होगा, उसके लिए विशेष प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। तो अगर संविधान को कठोर हम कह रहे हैं तो मतलब संविधान के संशोधन के लिए, उसमें किसी भी बदलाव के लिए एक विशेष प्रक्रिया को अपनाना होगा और इसलिए उसे कठोर संविधान कहते हैं। अगर दुनिया में हम यह कहें कि कौन सा संविधान कठोर संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण है तो वह है अमेरिका का संविधान। जो अमेरिका का संविधान है वह दुनिया में कठोर संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण है। लेकिन अगर हम लचीला संविधान कहते हैं तो लचीला संविधान का मतलब हुआ कि उसे सामान्य कानून जिस तरह से बनाते हैं उसी तरह से उसमें संशोधन हो सकता है। लचीला संविधान का मतलब है कि उसमें संशोधन करने के लिए, उसमें बदलाव करने के लिए किसी भी विशेष प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं होगी। उसे एक सामान्य तरीके से, जैसे हम कोई भी नॉर्मल कानून बनाते हैं, इस तरह से हम उसमें संशोधन कर सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ब्रिटिश संविधान। जो इंग्लैंड का संविधान है वह लचीले संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण है।
कठोर संविधान का अमेरिकी संविधान है। अब हम यह देखते हैं कि भारत के केस में क्या है, हमारे देश में संविधान क्या है, कठोर है या लचीला है। तो भारत में संविधान ना तो कठोर है ना ही लचीला है, यह दोनों का मिश्रण है। कैसे? तो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको अनुच्छेद 368 में दिया गया है कि भारत के संविधान में किस तरह से हम संशोधन कर सकते हैं और किस तरह से करना चाहिए। तो यह अनुच्छेद 368 में दिया गया है। इसमें कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं और वह है कि इसमें दो तरीके से, जो अनुच्छेद 368 है इसमें दो तरीके दिए गए हैं संविधान में संशोधन करने के। पहला तरीका है कि संसद का विशेष बहुमत चाहिए। संसद का क्या चाहिए? विशेष बहुमत। अब विशेष बहुमत से हम क्या समझते हैं? विशेष बहुमत का मतलब है कि जो मेंबर वहाँ पर प्रेजेंट है, जो मेंबर उस समय सदन में उपस्थित है, उसका 2/3 भाग, जो सदन में सदस्य उपस्थित हैं उसके 2/3 2/3 मेजोरिटी से, 2/3 के बहुमत से अगर विधेयक पास हो जाए, प्लस जो मेंबरशिप है उसका आधा। तो विशेष बहुमत का यह मतलब हुआ कि जो उपस्थित हैं, जितने भी सदस्य उपस्थित हैं उस समय सदन में, उसका 2/3, और जो टोटल वहाँ का मेंबरशिप है, जितने टोटल सदस्य संख्या है उस सदन की, उसके आधे। अगर इन दोनों से पास हो जाता है कोई भी विधेयक तो हम यह कहते हैं कि यह विशेष बहुमत से पास हुआ है। तो विशेष बहुमत का मतलब हुआ कि उपस्थित सदस्यों की संख्या का 2/3 प्लस टोटल संख्या, जो उस सदन के सदस्यों की कुल संख्या है, उसका 1/2। ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तब हम कहते हैं कि संसद का विशेष बहुमत से विधेयक पास हो रहा है। ठीक है। अगला है, कुछ विधेयक ऐसे भी होते हैं जिसमें संसद के विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ जितने भी हमारे देश में राज्य की विधानसभाएं हैं उसके आधे से अधिक के द्वारा उसका समर्थन भी होना चाहिए। जैसे अगर देश में 28 राज्य हैं तो 14 + 1 15 राज्यों के द्वारा समर्थन चाहिए। मतलब संसद का विशेष बहुमत भी चाहिए, 2/3 जो सांसद उपस्थित रहेंगे सदन में उसकी मेजोरिटी, प्लस जो टोटल मेंबरशिप है उस हाउस की, जो टोटल सदस्य संख्या है उस हाउस की, उसके आधे मेंबर्स के द्वारा भी उसका सपोर्ट होना चाहिए। तो इस तरह से संसद के विशेष बहुमत से संशोधन हो गया एक। दूसरा हो गया संसद का विशेष बहुमत और कुल राज्यों में से आधे से अधिक की विधानसभाओं द्वारा समर्थन, आधे से अधिक की विधानसभा के द्वारा समर्थन। तो ये दोनों ही कंडीशन अगर फुलफिल होगा तभी जाकर इस तरह से संशोधन होगा। तो एक संशोधन हो गया सिर्फ विशेष बहुमत, दूसरा हो गया विशेष बहुमत प्लस राज्यों की आधे से अधिक विधानसभा द्वारा समर्थन। तो ये दो तरीके हैं जो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकता है। लेकिन संविधान में संशोधन के लिए एक तरीका और है, और वह है संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। तो संसद के जब साधारण बहुमत से संशोधन करते हैं, इसका मतलब है 1/2 सदस्य किसका? जो उपस्थित है, जो कि उपस्थित है। संसद के साधारण बहुमत का मतलब है कि अगर उस समय सदन में 50 सदस्य उपस्थित हैं तो उसमें से अगर 25 + 1 26 सदस्यों ने इसको समर्थन दे दिया तो मतलब वह साधारण बहुमत से विधेयक पास हो जाएगा। इसे ही हम कहते हैं साधारण बहुमत। साधारण बहुमत मतलब यह होता है कि संसद में उपस्थित सदस्य संख्या का आधे से अधिक के द्वारा समर्थन। और लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि यह जो साधारण बहुमत से संशोधन होता है यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता है। तो हमने पहले भी देखा था कि अनुच्छेद 368 के अंदर दो ही संशोधन आते हैं, पहला विशेष बहुमत और दूसरा विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य द्वारा समर्थन। तो ये दो कंडीशन 368 के अंदर आता है। लेकिन जब हम साधारण बहुमत की बात करते हैं, जब हम संसद के साधारण बहुमत की बात करते हैं तो वह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि संसद द्वारा संविधान का संशोधन बहुत आसानी से भी किया जा सकता है, जैसे कि 368 के बाहर, और बहुत मुश्किल हो सकता है अगर संसद के विशेष बहुमत और राज्यों का भी समर्थन चाहिए, और उससे थोड़ा आसान है जब संसद का सिर्फ विशेष बहुमत चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संविधान के कुछ प्रावधान में संशोधन करने को बहुत कठोर बना दिया गया है, जबकि कुछ प्रावधान में संशोधन करने के लिए बहुत लचीला प्रावधान संविधान के अंतर्गत किया गया है।
इसलिए हमारे संविधान को कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम एक चीज़ और देखते हैं कि यह हमारे संविधान की एक विशेषता यह भी है कि संविधान के द्वारा देश में संघीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संघीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है, लेकिन उसका झुकाव केंद्र की ओर है। झुकाव किस ओर है? केंद्र की ओर है। तो हम यह समझते हैं कि संघीय प्रणाली क्या होता है और केंद्र की ओर झुकाव है, तो उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं कि संघीय विशेषता में क्या सब आता है। तो संघीय विशेषता का मतलब यह होता है सीधा सीधा कि केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, यही होता है संघीय प्रणाली की विशेषता। तो संघीय प्रणाली की जब केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन या विशेषता है, तो संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान है। तो संविधान में जो सबसे पहला प्रावधान है वह है दो सरकार का प्रावधान। हम लोग देखते हैं कि केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार होती है और राज्यों के स्तर पर राज्य सरकारें होती हैं, तो दो सरकार हो गई। शक्तियों का विभाजन किया गया है। अब शक्तियों का विभाजन किस तरह से किया गया है, तो संविधान में 3 सूचियाँ दी गई है। एक संघ सूची है, दूसरा राज्य सूची है और तीसरा समवर्ती सूची है। 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है और इस पे राज्यों का अलग अधिकार होता है। केंद्र का अधिकार संघ सूची पे होता है, राज्य सूची पर अधिकार होता है और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है। तो ये संघीय विशेषता हो गई। संविधान लिखा हुआ है, मतलब केंद्र मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकती है। संविधान की सर्वोच्चता दी गई है कि संविधान के अनुसार ही कोई भी अधिनियम बनेगा, कोई भी कानून बनेगा, संविधान के अनुसार ही। संसद की मनमानी से किसी भी तरह का कानून नहीं बना लिया जाएगा। संविधान की कठोरता की गई है। हम लोग अभी पढ़े थे कि संविधान में किस तरह से संशोधन हो सकता है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है और केंद्र में या संसद में 2 सदन की व्यवस्था की गई है। संसद में किसकी व्यवस्था की गई है? 2 सदन की, जिसमें एक होता है हमारा लोकसभा और दूसरा होता है हमारा राज्यसभा। तो यह विशेषता हो गई संघीय प्रणाली की। तो हम लोग देखते हैं कि संविधान में संघीय विशेषता दी गई है, लेकिन हम यह भी कह रहे हैं साथ के साथ कि हमारा संविधान केंद्रीय झुकाव वाला है, जिसका झुकाव केंद्र की ओर है। तो केंद्र की ओर जब झुकाव है तो इसके लिए भी कुछ प्रावधान होंगे। तो यह प्रावधान कौन कौन सा है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि गैर संघीय विशेषताएं जो है यह कौन कौन सी है। तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि एक होता है मजबूत केंद्र का प्रावधान है। मजबूत केंद्र किस तरह से हम कह सकते हैं, तो हम यह देखते हैं कि संघ सूची पर सिर्फ जो संघ सूची है, संघ सूची पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, लेकिन राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती है, राज्य सरकार बना सकती है। लेकिन विशेष परिस्थिति की जब बात करते हैं तो उस केस में केंद्र सरकार जो है वह कानून बना सकती है। तो जो केंद्र सरकार है वह विशेष परिस्थिति में, जब देश में आपातकाल लागू हो जाए या राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, इस सारे केस में और भी कुछ केस हैं, वहाँ उस सभी स्थिति में केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। इसी तरह जब हम बात करते हैं समवर्ती सूची का, तो समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। इस पर केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर केंद्र सरकार कानून बनाती है तो उसी कानून को प्रायोरिटी दी जाएगी। केंद्र सरकार का कानून राज्य सरकार के कानून के ऊपर माना जाएगा और केंद्र सरकार का ही कानून उस केस में लागू होगा। तो हम यहाँ से देखते हैं कि एक मजबूत केंद्र है। दूसरा यह भी है कि जिन विषय को, ऐसे कोई भी विषय जो किसी भी सूची में नहीं है, उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। तो केंद्र को काफ़ी मजबूत बनाया गया है। फिर हम देखते हैं कि संविधान केंद्र और राज्य के लिए एक ही है, तो यह भी एक विशेषता हो गई कि संघीय विशेषता नहीं है, क्योंकि राज्य आपने बनाया लेकिन राज्य के लिए कोई अलग संविधान नहीं है। इसी तरह एकल नागरिकता का प्रावधान है। देश का नागरिक होगा कोई भी व्यक्ति, ना कि किसी राज्य का। संविधान लचीला भी है, संविधान में बहुत आसानी से भी कुछ प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है। इसी तरह एकीकृत न्यायपालिका है। हम लोग देखते हैं सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, फिर जिले में जिला अदालतें हैं, और यही न्यायपालिका तीनों विषयों के कानून को, चाहे संघ सूची का हो, राज्य सूची का हो या केंद्रीय समवर्ती सूची का हो, तीनों कानूनों पर
जो कुछ भी केस होंगे, इससे रिलेटेड कोई भी विवाद होता है, वह इसी न्यायपालिका में जाएगी, कोई अलग न्यायपालिका नहीं बनाई गई है इसके लिए। इसी तरह केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, जो राज्य में कार्यपालिका का प्रधान होता है। अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इसके जो भी सदस्य होते हैं वह केंद्र सरकार के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। और फिर आपातकालीन प्रावधान है, ये सारे ऐसे प्रावधान हैं जो गैर संघीय विशेषताओं वाले हैं, और ये सारे प्रावधान केंद्र को एक मजबूत स्थिति में लाता है। इसलिए हमारे संविधान को संघीय प्रणाली के साथ साथ केंद्रीय झुकाव वाला संविधान भी कहा जाता है। अब जब इस तरह की विशेषताएं संविधान की हैं, तो इसको इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग शब्द से अलग अलग इस हमारे संविधान की व्याख्या की गई कि किसी ने हमारे संविधान को अर्धसंघीय कहा, किसी ने सहकारी संघवाद कहा, और किसी ने केंद्रीयकरण प्रवृत्ति वाला संघ कहा। इसमें सिर्फ ये इन इतिहासकारों के नाम याद रखिएगा कि इन्होंने संविधान को क्या कहा, किस संविधान का जब इन्होंने डिफाइन किया, जब संविधान की व्याख्या करी, तो संविधान को किस शब्द से इन्होंने संबोधित किया, या कई सारे एग्जाम में पूछते हैं। और ये तीनों ही आप ध्यान रखिएगा। जैसे केसी वेयर ने इसे अर्धसंघीय कहा, हम देख चुके हैं कि इसमें संघीय विशेषता भी है, एकात्मक विशेषता भी है, तो केसी वेयर ने इसे अर्धसंघीय कहा। ग्रेनविले ऑस्टिन ने इसे सहकारी संघवाद कहा, और आइवर जेनिंग्स ने इसे केंद्रीयकरण प्रवृत्ति वाला संघ कहा। आगे बढ़ते हैं। हमारा संविधान देश में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना करता है। कौन सी शासन प्रणाली? संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली को ही वेस्टमिंस्टर शासन भी कहते हैं। वेस्टमिंस्टर शासन क्यों कहते हैं? क्योंकि वेस्टमिंस्टर वह जगह है जहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद स्थापित है। ब्रिटिश संसद कहाँ पर है? वेस्टमिंस्टर में ही है। इसलिए ब्रिटिश संसद वेस्टमिंस्टर में होने के कारण संसदीय शासन प्रणाली को वेस्टमिंस्टर शासन भी कहते हैं। इसी को उत्तरदायी शासन भी कहते हैं। उत्तरदायी शासन क्यों कहते हैं, यह हम आगे देखेंगे। और इसी को कैबिनेट शासन भी कहते हैं। कैबिनेट शासन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो संसदीय शासन प्रणाली है, इसमें एक प्रधानमंत्री होता है, केंद्र की हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्री परिषद होती है। प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्री परिषद होती है। इसी तरह राज्यों में प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री होते हैं और उनकी अपनी मंत्री परिषद होती है। तो ये जो मंत्री परिषद है, कैबिनेट परिषद है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं इनके, इसलिए इसे कैबिनेट शासन भी कहते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। और संसदीय शासन प्रणाली का जो सिद्धांत है, जो संसदीय शासन प्रणाली का सिद्धांत है, वह है विधायिका और कार्यपालिका के बीच सहयोग और समन्वय का सिद्धांत है। मतलब विधायिका और कार्यपालिका के अलग अलग कार्य हैं, लेकिन दोनों के बीच सहयोग और समन्वय बना रहेगा। और किस तरह से बना रहेगा? तो विधायिका के ही लोग कार्यपालिका के भी हिस्सा होते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो सांसद हम लोग चुनकर भेजते हैं, या जो राज्यसभा के सांसद होते हैं, वही मंत्री परिषद के भी सदस्य होते हैं। और मंत्री परिषद ही कार्यपालिका है। जो हमारी मंत्री परिषद है, यही कार्यपालिका है। और जो भी मंत्री परिषद के सदस्य हैं, वह संसद या विधानसभा के भी सदस्य होते हैं। तो संसद या विधानसभा हमारी विधायिका हो गई, और मंत्री परिषद हमारी कार्यपालिका हो गई। तो मंत्री परिषद के लोग संसद या विधानसभा के भी सदस्य हुए, मतलब विधायिका के सदस्य हुए, और यही लोग कार्यपालिका के भी सदस्य हुए। तो इन दोनों के बीच सहयोग और समन्वय जो है कार्यपालिका और विधायिका के बीच, यही संसदीय शासन प्रणाली की सिद्धांत है। अब हम यह देखते हैं कि जो संसदीय शासन प्रणाली हम लोग कह रहे हैं, इसकी क्या विशेषता है। तो इसकी एक विशेषता है कि इसमें नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका की उपस्थिति होती है। तो नाम मात्र कार्यपालिका मतलब क्या हुआ? जैसे कार्यपालिका का प्रधान किसको कहते हैं हम लोग? राष्ट्रपति को। या राज्यों में हम किसको कहते हैं? राज्यपाल को। लेकिन वास्तव में कार्यपालिका का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, और किसके साथ? मंत्री परिषद के साथ। किसके साथ? मंत्री परिषद के सहयोग से। तो एक नाम मात्र की कार्यपालिका हो गई, राष्ट्रपति या राज्यपाल, और दूसरा वास्तविक कार्यपालिका हो गई, जिसमें प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होते हैं और प्लस उनकी मंत्री परिषद होती है। फिर हम लोग जो संसदीय शासन प्रणाली है, इसमें चुनाव के बाद जिस दल को बहुमत मिलता है उसका शासन होता है। इसके बाद जो विधायिका है, उसके प्रति कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। यह संसदीय शासन प्रणाली की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि जो कार्यपालिका है, इसकी सामूहिक जवाबदेही विधायिका के प्रति होती है। और अगर कार्यपालिका
अपना विश्वास विधायिका के प्रति खो देता है तो उस केस में पूरी सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, पूरी सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो अगर कभी भी कार्यपालिका अपनी जिम्मेदारी निभाने में, विधायिका के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ होती है या कार्यपालिका अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा पाती है विधायिका के प्रति, उस केस में अविश्वास प्रस्ताव के थ्रू पूरी की पूरी कार्यपालिका को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। इसके बाद विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है। हम लोग यहाँ पहले भी देखे हैं कि जो भी मंत्रीगण या मंत्रिपरिषद के सदस्य चुने जाते हैं वह विधायिका के ही सदस्य होते हैं। फिर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है। जो मंत्रिपरिषद बनती है उसका काम है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को सहयोग देना, और नेतृत्व कौन करता है मंत्रिपरिषद का? प्रधानमंत्री, और राज्यों में मुख्यमंत्री। और साथ के साथ जो निचला सदन है जैसे लोकसभा केंद्र में और राज्यों में विधानसभा, इसका विघटन होता है। हर 5 वर्ष पे इसका विघटन होता है, और इससे पहले भी कई बार किया जा सकता है। और जब विघटन होता है तो फिर फ्रेश चुनाव होता है। तो यह संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता हो गई। अब हम लोग एक चीज़ इससे पहले भी देखे थे कि जो भारतीय संसद, हमने ये पढ़ा था कि ब्रिटिश संसद जो है वह संप्रभु निकाय है, मतलब वह सर्वोच्च है। जो ब्रिटेन में संसद है वह सर्वोच्च है, क्योंकि उसका कोई भी संविधान लिखा हुआ नहीं है। संविधान उसका लिखा हुआ नहीं है तो संसद किसी भी तरह का कानून बना सकती है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारतीय संसद सर्वोच्च नहीं है, यह हर किसी भी तरह का कानून नहीं बना सकती, क्योंकि हमारा संविधान जो है, जो हमारा संविधान है वह लिखा हुआ है। संविधान क्या है? लिखित है। और जब संविधान हमारा लिखित है तो जो कोई कानून बनेंगे संसद के द्वारा वह संविधान के प्रावधान के अनुरूप ही होना होगा। इसलिए भारत की संसद को संप्रभु या सर्वोच्च नहीं कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। एक दूसरा अंतर भारत और ब्रिटेन के बीच यह भी है कि जो ब्रिटेन का राज्य है वो वंशानुगत प्रमुख होता है, क्योंकि वहाँ अभी भी राजतंत्र है। जो राजा हैं वहाँ के वह देश की कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति होते हैं। जबकि हमारे यहाँ जो है वह निर्वाचित प्रमुख होते हैं, जिसको हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं। तो भारत और ब्रिटिश संविधान या इसकी राज्य व्यवस्था के बीच बेसिक अंतर यही है कि जो ब्रिटिश की संसद है, ब्रिटेन की संसद है, वो एक संप्रभु निकाय है, सर्वोच्च निकाय है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। और भारत में जो राज्य के प्रमुख हैं, जो कार्यपालिका के प्रमुख हैं, वह राष्ट्रपति होते हैं, जिनका चुनाव होता है, वो निर्वाचित होते हैं। जबकि ब्रिटेन में निर्वाचन नहीं होता है, वो वंशानुगत होते हैं, हेरिडेटरी होता है, जो वहाँ का राजा होता है। हम यह देख रहे थे संसदीय शासन प्रणाली के बारे में, जो भारत के संविधान की विशेषता है। लेकिन एक चीज़ हम लोग और देखते हैं, दुनिया में एक और शासन प्रणाली चलता है जिसे हम राष्ट्रपति शासन प्रणाली कहते हैं। राष्ट्रपति शासन प्रणाली शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होता है। हम लोग यह देख रहे हैं कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच सहयोग और समन्वय का सिद्धांत किसमें है? संसदीय शासन प्रणाली में, क्योंकि विधायिका के ही सदस्य कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। जबकि राष्ट्रपति शासन प्रणाली में विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य नहीं होते हैं, वहाँ विधायिका के सदस्य अलग होते हैं और कार्यपालिका के सदस्य अलग होते हैं। इसलिए वहाँ जो सिद्धांत होता है वह होता है शक्तियों का पृथक्करण। जो शक्ति है उसका पृथक्करण होता है किसके बीच? विधायिका और कार्यपालिका। तो विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत चलता है राष्ट्रपति शासन प्रणाली में, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के बीच सहयोग और समन्वय का सिद्धांत चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और विशेषता है हमारे संविधान की, वह है संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का संश्लेषण। हम लोग अभी जस्ट पिछले स्लाइड में देखे हैं कि भारत की संसद सर्वप्रभु नहीं है, सर्वोच्च नहीं है। संसद की संप्रभुता का जो सिद्धांत है वह ब्रिटिश संसद से आया है। क्योंकि यहाँ पर संविधान जो है वह लिखित नहीं है। संविधान लिखित नहीं है, लिखा हुआ संविधान नहीं है। लिखा हुआ संविधान नहीं होने के कारण ब्रिटिश संसद कोई भी कानून बना सकती है। संसद सर्वोच्च है, वहाँ पर उसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। जबकि भारत में ऐसा नहीं है, भारत में संविधान लिखा हुआ है, इसलिए संसद यहाँ की संप्रभु या सर्वोच्च नहीं है। दूसरा क्या है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी कानून की समीक्षा कर सकता है कि वह संविधान के अनुरूप है या नहीं है। तो इसलिए भारत में जो संसद है वह संप्रभु नहीं है। जबकि न्यायिक सर्वोच्चता का एक सिद्धांत होता है, यह अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से आया है। इसका मतलब यह होता है कि न्यायालय जो है वह सर्वोच्च है,
न्यायालय कोई भी डिसीजन ले सकती है, जबकि भारत में यह भी नहीं है, न्यायालय भी यहाँ पर सर्वोच्च नहीं है, क्योंकि न्यायालय भी अगर कोई भी डिसीजन लेगी तो उसे भी संविधान के अनुरूप होना होगा। तो अब हम देखते हैं कि भारत के केस में क्या होता है। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा की शक्ति दे दी गई है। तो न्यायिक समीक्षा करने के दौरान अगर किसी भी संसदीय कानून को या राज्य विधानसभा के कानून को संविधान के अनुरूप नहीं देखती है, अगर कोर्ट को यह लगता है कि कोई भी कानून या कोई भी नियम संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, उस केस में उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। उस केस में उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। तो एक तरह से यह क्या हुआ कि संसद की शक्ति पर कंट्रोल हो गया। जो संसद की शक्ति है कानून बनाने की, उस पर सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल हो गया। इसी तरह संसद संविधान में संशोधन की शक्ति रखता है और संविधान में संशोधन के थ्रू यह संविधान के बड़े हिस्से में संशोधन कर सकती है। जब संविधान के बड़े हिस्से में संशोधन कर सकती है तो यह सुप्रीम कोर्ट के अधिकार और कार्यक्षेत्र में भी संशोधन कर सकती है। तो संविधान का कंट्रोल यानी संसद का कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट पे भी हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल संसद पे है और संसद का कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट पर है। इसलिए भारतीय संविधान की विशेषता में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के संश्लेषण के रूप में भी हम लोग देखते हैं। आज के लेक्चर को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम इसी सब्जेक्ट को, भारत के संविधान की कुछ और विशेषताएं हैं, उसको हम फर्दर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।